Hello students, so we'll continue with the chapter biotechnology and its application, and today I'm going to talk about the production of transgenic products. ठीक है, क्योंकि कोई भी एनिमल आप बनाते हो, जीएमओ बनाते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हो, सो द इंटेंशन इज यू गेट ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट. ठीक है, आपको कोई बिकॉज आपने जीन इंसर्ट किया है डीएनए के अंदर, तो जीन क्या बनाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा एंड दैट प्रोटीन इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट. ठीक है, सो सम ऑफ द ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसे कहा जाता है हिरुडीन. ठीक है, हिरुडीन की बात करते हैं. हिरुडीन इज एन एंटी कोएगुलेंट विच इज फाउंड इन दी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लीच. ठीक है, हिरुडीन is a anticoagulant found in salivary gland of लीच. आपको पता है लीच एक पैरासाइट है, एक्सटर्नल एक्टोपैरासाइट है, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर रह के क्या करेगा, ब्लड सक करेगा. ब्लड इज द फूड फॉर द लीच. इट्स अ एक्टोपैरासाइट. मैं लिख देता हूं. ठीक है, सो अगर आई वॉन्ट टू टेक आउट द हिरुडीन आउट ऑफ द लीच, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काफी सारी लीच को मारना पड़ेगा टू गेट इनफ क्वांटिटी, बिकॉज दिस कैन बी यूज्ड बाय द ह्यूमंस. जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो उस केस में आप इस चीज को यूज कर सकते हो. ठीक है, एंटीकोगुलेंट, जैसे कि एक टेक्निक आपको पता होगी जहां पे आप क्या करते हो, ब्लड को फिल्टर आउट करते हो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, तो वहां पे आप ब्लड में क्या ऐड करते हो, एंटीकोगुलेंट ऐड करते हो. तो अगर मुझे हिरुडीन को यूज करना है, सो एक तरीका ये है कि मैं लीच के सलाइवरी ग्लैंड में से हिरुडीन निकाल लूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा, बट दैट वुड बी वेरी वेरी टीडियस. A lot of leech would be required, a lot of work would be required, a lot of money is going to be used. So what we did is, with the help of genetic engineering, with the help of biotechnology, we developed the gene for production of hirudine artificially. ठीक है, so मैं लिखता हूं artificial synthesis gene for production of hirudine is synthesized is produced or synthesized artificially. ठीक है, आर्टिफिशियली अपन ने बना लिया किसको, वो जीन जो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ हिरुडीन करता है. नॉर्मली यू फाइंड इट, हिरुडीन कहाँ मिलेगा आपको, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लीच में मिलेगा. ठीक है, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट टीडियस वर्क, वी वांट द प्रोडक्ट वेरी फास्ट. तो जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हिरुडीन इज प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली. ठीक है, और अब क्या करा आपने, इस जीन को बना तो लिया, फिर इस जीन को ट्रांसफर कहां कर दिया, आपने इसको ट्रांसफर कर दिया प्लांट के अंदर. यू ट्रांसफर्ड दिस जीन इन द डीएनए ऑफ द प्लांट. सो दिस जीन विच हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हिरुडीन जीन इज ट्रांसफर्ड टू प्लांट, और प्लांट का नाम है ब्रासिका नैपस. द नेम ऑफ द प्लांट इज ब्रासिका नैपस. ठीक है, और उस जीन को इस तरीके से डीएनए में इंसर्ट किया है. जीन इज ट्रांसफर टू द प्लांट, और मैं यहां पे थोड़ी स्पेसिफिक लिखता हूं, इट इज ट्रांसफर टू द डीएनए ऑफ द प्लांट. लेट्स पुट इट एज डीएनए ऑफ प्लांट. ठीक है, और वो इस तरीके से डाला गया है कि ये जो जीन का एक्सप्रेशन होगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड इन द सीड्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, मतलब gene is expressed
gene is expressed in seeds of the plant. पूरी बॉडी में एक्सप्रेस नहीं होगा, ये जीन का जो एक्सप्रेशन होगा, जो प्रोटीन बनेगा दैट इज हीरोडीन, वो कहां बनेगा? सिर्फ सीड्स के अंदर बनेगा. ठीक है, तो जीन इज एक्सप्रेस इन द सीड्स ऑफ द प्लांट. सो दिस सीड्स आर गोइंग टू हैव हाई अमाउंट ऑफ हीरोडीन. ठीक है, इन सीड्स के पास क्या होगा? काफी ज्यादा हीरोडीन का अमाउंट होगा. तो जिस तरीके से अपन ग्राउंडनट में से ऑयल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से अपन क्या करेंगे? ब्रासिका नापस के जो सीड्स है उसके अंदर से किसको? हीरोडीन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो लिख देते अपन हीरोडीन इज extracted from the seeds of Brassica napus. ठीक है, तो यहां पर आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो चीज आपको एक एनिमल से मिलती थी उस चीज को अभी आप एक प्लांट से प्रोड्यूस करवा रहे हो. दैट मीन्स आपने इस प्लांट के अंदर क्या किया है? उसके डीएनए को चेंज किया है, आपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया है इस प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से ये प्लांट आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज हीरोडीन प्रोड्यूस करके दे रहा है. Am I correct? ठीक है, simple and easy. So this particular plant is going to be termed as a GMO because it's a genetically modified plant. क्योंकि इसका जो डीएनए था वो डीएनए अभी आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया. So it's a genetically modified plant. Done? समझ में आया? Hope this is clear. So हीरोडीन which is normally available in this salivary glands of the leech, आपने क्या किया? जो जीन हीरोडीन का प्रोडक्शन करता था उस टाइप का एक जीन बनाया, सिंथेसाइज किया आर्टिफिशियली, और उसको कहाँ डाल दिया? आपने उसको ट्रांसफर कर दिया विद द डीएनए ऑफ अ प्लांट नोन एज ब्रासिका नेपस. ठीक है, और इस तरीके से उसको ट्रांसफर किया, इस तरीके से उसे डीएनए में डाला है कि वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कहाँ करेगा? लीव्स में नहीं करेगा, स्टेम में नहीं करेगा, ब्रांचेस में नहीं करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा सीड्स में. ठीक है, इन द सीड्स ऑफ द प्लांट. तो आप जिस तरीके से तेल निकालते हो, कैस्टर ऑयल निकालते हो, ग्राउंडनट ऑयल निकालते हो, उसी तरीके से आप क्या करोगे? इन सीड्स में से हीरोडीन को एक्सट्रैक्ट करोगे. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, है ना. आप तो काफी सारे प्लांट्स एक साथ उगा सकते हो, काफी सारे आपको सीड्स मिलेंगे. लीच के केस में तो काफी टीडियस काम हो जाएगा ना. सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. आपको उस प्रोडक्ट को व्हाट यू कॉल क्लीनिंग है, प्रोसेसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बिकॉज द प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू बी ऑब्टेन इज गोइंग टू बी अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर interesting thing, that is production of flavored savored tomatoes. Production of flavored savored tomatoes. Production of flavored savored tomato. Variety of tomato. ठीक है, सी नाउ अगर आपको पता होगा टमाटोज के बारे में, तो अगर आप टमाटोज को ज़्यादा टाइम तक घर में रखोगे बिना यूज़ करे, सो द टमाटोज स्टार्ट टू रॉट, है ना. इनिशियली जब आप मार्केट से लेके आते हो ना, द फ्रेश टमाटोज, they are very hard in the sense they have a tough outer surface, not that tough but thoda ekdam what do you call, the cells are filled up with the water. Okay, so the tomato appears to be very hard, turgid in appearance maybe. ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है ना, तो वो क्या होने लग जाता है? सॉफ्ट होने लग जाता है. ठीक है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग सॉफ्ट. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इट हैज स्टार्टेड टू रॉट, वो सड़ने लग गया. नाउ व्हाई इज इट हैपनिंग? तो जो सॉफ्टनेस आ जाती है टमाटो में, दैट इज ड्यू टू दी ब्रेक डाउन ऑफ द मिडल लेमेला ऑफ द
सेल वॉल। तो पहले अपन लिखेंगे मिडल लैमेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। पता है ना सेल वॉल में मिडल लैमेला होती है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ टमाटो। ठीक है, एंड मिडल लैमेला कंसिस्ट ऑफ calcium and magnesium pactate. It consists of calcium and magnesium pactate. ठीक है, so now when the tomato is hard enough, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिडल लैमेला रिस्पॉन्सिबल उसकी हार्डनेस के लिए। मिडल लैमेला इज फाउंड इन द सेल वॉल। अब जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, तो जो मिडल लैमेला का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रेकडाउन और डाइजेशन आप बोल सकते हो, और डिग्रेडेशन। ब्रेकडाउन ऑफ मिडल लैमेला causes softening, या फिर अदर वर्ड्स में आप बोलते हो रॉटन। आपका टमाटो सड़ने लग जाता है। ठीक है, रॉटिंग ऑफ टमाटो आप बोल सकते हो। Now why is there is a breakdown, or why is there a degradation or digestion of the middle lamella? So the reason to this is there is an enzyme which is performing the breakdown of middle lamella, and that is polygalactouronase enzyme. ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन polygalactouronase enzyme digest मिडल लैमेला। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि अगर टमाटो को फ्रेश रखना है, हार्ड रखना है, तो मिडल लैमेला क्या होना चाहिए? इंटैक्ट होना चाहिए। मिडल लैमेला डिग्रेड या ब्रेक नहीं होना चाहिए। बट मिडल लैमेला को ब्रेक करने का काम कौन करता है? ये एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम करता है ये काम। ठीक है, तो अगर इस एंजाइम को जो जीन प्रोड्यूस कर रहा है, उस जीन को ही अपन मास्क करते, इनएक्टिव करते, तो क्या होगा? इस चीज का प्रोडक्शन होगा नहीं, और इस चीज का अगर प्रोडक्शन होगा नहीं तो मिडल लैमेले का डिग्रेडेशन नहीं होगा, और मिडल लैमेला का डिग्रेडेशन नहीं होगा तो आपका जो टमाटो है वो क्या रहेगा? इट वुड रिमेन हार्ड इनफ, इट वुड रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया है? तो लिखेंगे अपन जीन with the help of genetic engineering, gene responsible for production of polygalactouronase, gene responsible for production of polygalactouronase enzyme is masked or it is made inactive. So होगा क्या? Enzyme is not produced. Enzyme is not produced. And tomato cell wall remains intact. ठीक है, जिसकी वजह से टमाटो क्या रहेगा? टमाटो remains fresh for longer time period. ठीक है, so tomato remains fresh for longer time period. ठीक है, तो जो प्रॉब्लम था
कि टमाटो सॉफ्ट हो जाते हैं, रॉट हो जाते हैं जल्दी, वो प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व कर दिया। किस तरीके से सॉल्व किया? तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल था, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, ठीक है, उसको अपन ने क्या कर दिया? मास्क कर दिया। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज क्या काम कर रहा था? इट इज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द मिडल लैमेला, ठीक है। तो अगर जीन मास्क हो गया तो एंजाइम बनेगा ही नहीं, सो एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से क्या होगा? टमाटो सेल वॉल रिमेन्स इंटैक्ट and this would lead to the remains fresh for longer time, makes the tomato remain fresh for the longer time period। समझ में आ गया? सिंपल एंड इजी, ठीक है। सो ये जो वैरायटी है टमाटोज की जो डेवलप करी गई है, दिस आर नोन एज द फ्लेवर्ड सेवर्ड टमाटो, दिस आर टर्म्ड एज द फ्लेवर्ड सेवर्ड टमाटो। तो अगर टमाटो ज्यादा फ्रेश रहता, रिमेन्स फ्रेश फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या रहेगा? उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगी वो भी बनी रहेगी, न्यूट्रिशंस भी रहेगी उसके अंदर का प्रोपोर्शन भी ज्यादा रहेगा अगर वो फ्रेश ज्यादा टाइम पीरियड तक रहेगा तो, ठीक है। सिंपल। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो अपन ने बात कर ली किसकी? हिरुडीन के प्रोडक्शन की बात कर ली। वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर्ड सेवर्ड टमाटोज। आगे देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। अभी यहां पे ये देखना है कि जैसे कि एक वैरायटी अपन ने डेवलप करी जिसका नाम है गोल्डन राइस। क्या कहा जाता है? आपको राइस का साइंटिफिक नेम मुझे बताना है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो अगर मैं गोल्डन राइस की बात करता हूं तो ये जो गोल्डन राइस है, दिस इज रिच इन बीटा कैरोटीन। ये किसमें रिच? इट इज रिच इन बीटा कैरोटीन। जिसको बनाया किस तरीके से, पहले देखते हैं किस तरीके से बनाया। तो यहां पे 3 genes responsible for beta carotene production is transferred in the golden rice। 3 genes responsible for the production of beta carotene is transferred in rice, ठीक है। तो 3 जीन जो बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ना, उसे कहां ट्रांसफर किया? अपन ने राइस में ट्रांसफर किया, ठीक है। ये जो बीटा कैरोटीन इस अब राइस में आ गया, तो ये जो वैरायटी है दिस इज नोन एज द गोल्डन राइस। अब जब आप इस गोल्डन राइस को खाते हो ना, तो जो बीटा कैरोटीन होता है गोल्डन राइस के अंदर, बीटा कैरोटीन विच इज प्रेजेंट इन द गोल्डन राइस is transferred to vitamin A in liver, ठीक है। जब बीटा कैरोटीन जाएगा लिवर के अंदर, तो इस बीटा कैरोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इनटू विटामिन ए, ठीक है। और जो विटामिन ए होता है ना, ओके, विटामिन ए इज वेरी गुड, इट प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी है दैट इज इट प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये जो गोल्डन राइस है इसके पास क्या चीज प्रेजेंट है? बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है। बीटा कैरोटीन येलो कलर का होता है, इट गिव्स अ येलो कलर, जिसकी वजह से द राइस अपीयर्स गोल्डन,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं द येलो कलर of beta carotene makes the rice appear golden yellow. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो 3 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा कैरोटीन, जिसको आपने कहां पे ट्रांसफर किया, राइस के अंदर ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, अब जब आप इस राइस को खाओगे, गोल्डन राइस को आप जब कंज्यूम करोगे ना, तो बीटा कैरोटीन आपकी बॉडी में जाएगा, और बीटा कैरोटीन जब लीवर से पास होगा तो लीवर क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू विटामिन ए. विटामिन ए इज वेरी गुड फॉर द बॉडी. एक मैंने आपको बताया कि इट प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, बिकॉज बीटा कैरोटीन गिव्स द येलोइश कलर टू द राइस, द राइस अपीयर्स टू बी गोल्डन येलो. ठीक है, और आप उस वैरायटी को क्या बोलते हो, यू टर्म दैट वैरायटी एज गोल्डन राइस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मेडिसिनल प्लांट हो गया ना. ये चावल खाने से आपकी कोई भी मेडिकल इशू हो सकता है. अगर आपको जैसे नाइट ब्लाइंडनेस के चांसेस अगर है, तो अगर आप ये राइस को कंज्यूम करोगे तो इट प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, फिर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विथ हर्बिसाइड रेसिस्टेंस. ठीक है, तो यहां पे देखो अपन दिस अ बिग फील्ड. ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ herbicides growing in that field along with the main crop. तो अपन मेन क्रॉप को दिखाते ग्रीन कलर से. ठीक है, सो दिस इज माय मेन क्रॉप. ठीक है, and the rest are the herbicides which I don't need it. I don't want them in my field. ठीक है, तो what I do is, ये जो ग्रीन वाले प्लांट्स है ना, इनको अपन क्या बना देते हैं, herbicide resistant बना देते हैं. ठीक है, so we'll insert the gene and make them, these are herbicide resistant plants. ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं इस फील्ड में, नाउ माय फील्ड कंटेन्स व्हाट, माय फील्ड कंटेन्स प्लांट्स विच आर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट. तो अब क्या होगा, अगर मैं इनके ऊपर, ये जो फार्म है मेरा, फील्ड है, इसमें अगर हर्बिसाइड को स्प्रे करूंगा, केमिकल्स को स्प्रे करूंगा, ओके, हर्बिसाइड्स को स्प्रे करूंगा, तो होगा क्या, माय प्लांट्स आर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, तो उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा. जो दूसरे प्लांट्स थे विच आर अनवांटेड, आई डोंट वांट देम, वो सब प्लांट्स का क्या हो जाएगा, वो सब प्लांट्स की डेथ हो जाएगी. सो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट क्या करेगा, सरवाइव करेगा, और जो अनवांटेड प्लांट है, दिस आर द अनवांटेड प्लांट एंड दे आर नॉट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट. सो जो अनवांटेड प्लांट हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, दे गोइंग टू डाई. ठीक है, समझ में आ गया ना. सो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विद हर्बिसाइड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो दिस आर माय हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स एंड द रेस्ट आर द अनवांटेड प्लांट्स. सो यहाँ पे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस किसके, जो हर्बिसाइड्स उनके मैं नाम लिखता हूं. वी हैव एट्राजीन रेजिस्टेंट प्लांट्स, इट इज द नेम ऑफ अ हर्बिसाइड. ठीक है, एंड अनदर इज द राउंडअप वेराइटीज. ठीक है, so we have developed plants with the atrazine resistance and the roundup varieties, okay, जो क्या करेगी, herbicides को resist करेगी. ठीक है, now moving ahead,
आजकल के टाइम पे अगर आप देखो, सो देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस. ठीक है, a lot of plants are used for decorative purposes. Those plants are termed as ornamental plants. ठीक है, production of ठीक है, तो काफी ज्यादा डिमांड इनकी बढ़ रही है. यू नीड अ प्लांट विच लुक्स ब्यूटीफुल. यू वांट अ प्लांट जो काफी ब्यूटीफुल दिखे और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, काफी अच्छे फ्लावर्स हो. द फ्लावर्स शुड गिव अ नाइस गुड फ्रेग्रेंस. ओके, द फ्लावर्स शुड लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, द प्लांट शुड नॉट डाई अर्ली. ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज आपको चाहिए कि इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर दे शुड बी लुकिंग ब्यूटीफुल. तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रोज एंड ट्यूलिप्स की, तो यहाँ पे क्या हुआ है, दे आर फेमस फॉर द फ्लावर्स. सो इंप्रूवमेंट इन कलर्स ऑफ द फ्लावर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय एंथोसाइनिन. एंथोसाइनिन नाम का जो पिगमेंट होता है ना, वो क्या करता है, फ्लावर के कलर्स को कंट्रोल करता है. तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डेवलप्ड प्लांट्स which are improved, which have improvement in colors. Improvement in flower color. ठीक है, improvement in flower color that is controlled by which pigment? एंथोसाइनिन पिगमेंट, विच इज कंट्रोल्ड बाय एंथोसाइनिन. तो इस पिगमेंट का जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसको अपन एनहांस कर दे तो प्लांट के अंदर एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मतलब जो फ्लावर्स रहेंगे वो फ्लावर्स ज्यादा ब्राइट, ज्यादा कलरफुल दिखेंगे. ठीक है, देन वी हैव आल्सो इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट. इंक्रीज्ड lifespan. ठीक है, and the plant looks more beautiful. So that is the aesthetic value increased. Aesthetic value increased. ठीक है, so with the help of the genetic engineering we have developed plants, ornamental plants, which have improvement in the flower colors with the help of the anthocyanin pigments. They have increased lifespan and the aesthetic value has increased. Done, simple and easy. Now example मैंने mention नहीं किया, let's put it as rose and tulips. ठीक है, so जितने भी आपने देखे थे सर, वो genetically modified plants की बात हुई है, genetically modified organisms की बात हुई है. तो एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स लिखते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप? सो जो जीएम क्रॉप्स होते हैं अपन ने जो बना रखे, दोज आर herbicide resistant. They are herbicide resistant. ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट. ठीक है, अब ये दोनों चीज की अगर मैं बात करूं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द यील्ड ऑफ द प्लांट. तो दोनों केसेस में मैं क्या लिखूंगा? yield of crop increases. It increases the yield of crop. ठीक है, प्लस इफ इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट तो क्या रहेगा? वो पेस्ट को मारेगा. हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है तो वीड्स को मारेगा ऑटोमेटिकली. तो यहां पे यूज ऑफ केमिकल्स ऑल्सो डिक्रीजेस. Use of
chemicals decreases because the plant has the ability to kill the weeds, the plant has the ability to kill the pest. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं दिस इज गोइंग टू बेनिफिट, क्योंकि अगर केमिकल्स कम यूज में आएगी तो क्या होगा, प्लांट ज्यादा हेल्दी रहेगा. आपने एक टर्म पढ़ रखा है बायोमैग्निफिकेशन. प्लांट्स के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स का बिल्डअप होता है ना, जब आप उन प्लांट्स को कंज्यूम करोगे तो वो केमिकल्स आपकी बॉडी में जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे आपके फैट सेल्स के अंदर एंड दे विल कॉज डिफॉर्मिटीज इन द बॉडी. तो when I make a herbicide resistant plant or a pest resistant plant, the use of chemicals, the use of pesticide, the use of weedicide is decreased. You're not using them because the plant itself is able to fight against the pest and to fight against the weeds. ठीक है, plus this is going to help in the yield increase करने में help करेगा. तो आपने इसके examples देख रखे, BT cotton है, BT brinjal है. These are the examples of a herbicide resistant plant or the pest resistant plant. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखने को मिली है कि जो जीएम क्रॉप्स होते हैं ना, वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करके रखते हैं. तो मैं लिखूंगा सॉइल फर्टिलिटी रिटेन. हाउ इज इट पॉसिबल? तो जो जीएम क्रॉप्स होते हैं ना, वो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके, जो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, यूजेस द रिसोर्सेस इन अ मोर जुडिशियस मैनर. Those plants do not exploit the resources or the minerals which are available in the soil. मैं लिखूंगा uses resources available in soil in a judicious manner. In a judicious manner मतलब using it in a proper way. ठीक है, which retains the fertility of the soil. तो जो GM crop है, it has the ability to use the minerals or the resources available in the soil in a proper way. तो क्या रहेगा, soil की fertility retain रहेगी. If you talk about any normal plant, तो उस केस में क्या हो सकता है, वो plant soil को exploit कर सकता है, उसके resources को बिगाड़ सकता है. But a GM crop does not behave in that way. समझ में आ रहा है? Is it clear? ठीक है. So now 3 चीजें हो गई. और अगर देखें तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी डिक्रीज हो जाता है. जैसे अपन ने बात करी फ्लेवर्ड सेवर टमाटो की, तो उसमें क्या हुआ, जो टमाटो है वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है ना. तो दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. जो होता था टमाटो का पहले, वो अब नहीं होगा. तो मैं लिखूंगा यहां पे इंक्रीजेस सेल्फ लाइफ. द प्लांट, द जीएम प्लांट इंक्रीजेस इट्स सेल्फ लाइफ. सेल्फ लाइफ का मतलब क्या हुआ, खुद को ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकता है. सेल्फ लाइफ इंक्रीज करेगा. ठीक है. तो आपको यहां पे एक और बेनिफिट हो जाएगा, नो यूज ऑफ लो टेम्परेचर. जैसे आप वेजिटेबल्स लाते हो, टमाटो लाओगे तो उसको आपको फ्रिज में रखना पड़ता है. और जो फ्लेवर्ड सेवर टमाटो होगा उसको रूम टेम्परेचर पे भी आप रखोगे ना तो भी वो रॉट नहीं होगा. तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा ना. सो नो यूज ऑफ लो टेम्परेचर, तो दिस कैन सेव यू लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. इट रिमेन्स फ्रेश, remains fresh at रूम टेम्परेचर. और रूम टेम्परेचर पे फ्रेश रहेगा तो आपको उसको फ्रीजर में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. और देखिए तो आई हैव टू रब दिस डाउन. हाउ दिस इज क्लियर. देन देयर इज मेडिसिनल वैल्यू. जैसे मैंने बात करी गोल्डन राइस की,
ठीक है. So supplement of medicines, it can be used to supplement. एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, गोल्डन राइस. ठीक है. फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज फाइटो रेमिडिएशन. फाइटो फाइटो रेमिडिएशन. व्हाट इज फाइटो रेमिडिएशन? सो जो जीएम प्लांट्स को आप इस तरीके से बना सकते हो कि वो एटमॉस्फेयर में से पोल्यूटेंट्स को, हार्मफुल मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सके. जैसे कि जो डिवाइडर अवेलेबल है, हाईवे है तो हाईवे पे जो डिवाइडर्स अवेलेबल है वहां पे आप प्लांट्स को ग्रो करो, जीएम प्लांट्स को, विच हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द हार्मफुल मेटल्स फ्रॉम द पोल्यूटेंट्स. तो वो क्या करेंगे, उन मेटल्स को कंज्यूम कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो जो एटमॉस्फेयर होगा, बिकॉज द हाईवे इज गोइंग टू बी हाईली पोल्यूटेड ना, क्योंकि व्हीकल्स काफी जा रहे हैं वहां पे. तो जब आप इन प्लांट्स को यूज करोगे विच आर परफॉर्मिंग फाइटो रेमिडिएशन, दैट इज एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल मेटल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो जो एटमॉस्फेयर होगा उसका सराउंडिंग का वो लेस पोल्यूटेड हो जाएगा. ठीक है. तो मैं लिखूंगा जीएम प्लांट्स एब्जॉर्ब मेटल्स फ्रॉम सराउंडिंग. ठीक है. मेकिंग द एरिया लेस पॉल्यूटेड. तीसरी चीज, alternatives for industries. They can be used as alternatives for industry. GM plants can be used for making medicines. ठीक है. जिस तरीके से अपन दवाइयाँ फैक्ट्री में बनाते हैं, तो जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द हीरोडीन. तो हीरोडीन को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट्स की सीड के अंदर से. तो उस तरीके से आप प्लांट के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर दवा, एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हो उसके डिफरेंट पार्ट्स से. तो अब आपको फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको क्या करना पड़ेगा, एक फील्ड बनाना पड़ेगा जहां पे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को ग्रो करोगे, जो आपको पर्टिकुलर मेडिसिन का फॉर्मेशन करके देगा. तो ऑल्टरनेटिव्स फॉर इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना सारा पोल्यूशन कॉज करती है, इतनी सारी लैंड ऑक्यूपाई करती है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे फील्ड्स आ जाएंगे जहां पे आप जीएम प्लांट्स को उगाओगे. और जीएम प्लांट्स आपको क्या देंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल करके देंगे. ठीक है. सिंपल. ओके. सो नाउ वी आर डन विद द एडवांटेज. आर देयर एनी डिसएडवांटेजेस? तो अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हो सकता है. तो लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज. So when I talk about a disadvantage of a GM crop, तो एक फिनोमिना ऑब्जर्व तो नहीं किया गया नेचर में, पर ऐसा हो सकता है. इट कैन हैपन. इट हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड इन द नेचर, बट देयर इज अ चांस इट कैन हैपन. दैट इज, जो बीटी कॉटन होता है, ठीक है, इस बीटी कॉटन के पास में एक दूसरा प्लांट ग्रो करता है जिसका नाम है मिल्क वीड वाइन्स. क्या नाम है इस प्लांट का? मिल्क वीड वाइन्स. ठीक है. These are two different plants. This is a BT cotton. This is a milkweed vines. और ये दोनों क्या होते हैं? They grow closer to each other or they grow in the same area. अभी जो milkweed vines होती है ना, इसके ऊपर जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसका कैटरपिलर ग्रो करता है. ठीक है. तो मैं लिखूंगा द कैटरपिलर ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर
of monarch butterfly develops, मतलब इसके ऊपर शेल्टर लेता है, डेवलप्स ऑन द प्लांट, ठीक है। वैसे नॉर्मली हैपनिंग कि जो मिल्क वीड वाइन्स होते हैं ना, उनके ऊपर मोनार्क बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है वो ग्रो करता है। अब होता क्या है, एज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, तो बीटी कॉटन के जो पोलन्स होते हैं, द पोलन ग्रेन्स ऑफ बीटी कॉटन, they may land on the milkweed vine. The pollen grains of BT cotton may land on the milkweed vine. जब ये कैटरपिलर, मोनार्क बटरफ्लाई का कैटरपिलर इस पोलन ग्रेन पे फीड करता है, तो ये पोलन ग्रेन्स उसके लिए टॉक्सिक होते हैं। द कैटरपिलर डाइज। कैटरपिलर ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई may die while feeding on pollen of बीटी कॉटन, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होगा, अगर ये सिनेरियो ऑब्जर्व हो रहा है नेचर में, तो दिस वुड रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई की कैटरपिलर्स की डेथ हो जाएगी, बिकॉज फॉर द कैटरपिलर ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई may die while feeding on the pollens of BT cotton. So the pollens of BT cottons are toxic for the caterpillar of monarch butterfly. So monarch butterfly का population कम हो जाएगा. So this is one of the disadvantage. ठीक है? I hope this is clear. दूसरी बात, सुपर वीड्स। वीड्स आपको पता है क्या करती है, दे आर अनवांटेड प्लांट्स। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं सुपर वीड्स। अब ये सुपर वीड्स क्या है, जो आपने जीन इंसर्ट किया था, किसके अंदर आपने इंसर्ट किया था, आपके प्लांट्स के अंदर, आपने उसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना दिया या वीडीसाइड रेजिस्टेंट बना दिया। तो अगर वो जो जीन था, वो जीन नॉर्मल वीड के पास अगर आ जाता है ड्यू टू क्रॉस ब्रीडिंग, इफ द जीन फ्रॉम द transgenic plant or a herbicide resistant plant is delivered to the weed, this weed may become resistant to the weedicides. ठीक है, तो मैं लिखूंगा are resistant to weedicide or herbicides, and the growth cannot be controlled, क्योंकि उनके ऊपर वीड्स का कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा। हम सर उनके ऊपर वीडीसाइड या हर्बिसाइड का कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया थे, या आपके हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स थे, इनके साथ मीटिंग कर लिया, देयर वाज क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट एंड द नॉर्मल वीड। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सुपर वीड्स आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन सुपर weeds are the result of cross breeding between
weedicide resistant plant and weed. ठीक है, तो देयर ये चांस भी हो सकता है कि जो जीन था, आपको पता है ना कि जीन ट्रांसफर होते हैं, जब मीटिंग होगा तो यहाँ पे अगर क्रॉस ब्रीडिंग हो गया इन दोनों के बीच में, तो we can get a variety of weed which is resistant to weedicides and herbicides, क्योंकि जो जीन था, the gene which was available with the resistant plant is now transferred to the weed. The super weeds are the result of crossbreeding between weedicide resistant plant and the weeds. The gene for resistivity towards the weed is transferred to whom? To the weeds, and the weeds have now become super weeds. उनकी ग्रोथ को अपन कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी वीडिसाइड आप डालोगे, कोई भी हर्बिसाइड डालोगे, वो तो ग्रो करता ही रहेगा, क्योंकि उसके पास तो रेजिस्टेंस अवेलेबल है. ठीक है, ओके. सो नाउ डिसएडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स पर अगर मैं स्पेसिफिक लिखूं कि डिसएडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स विद रेफरेंस और विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, ह्यूमंस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है? with respect to humans. ठीक है, पहले मैंने बोला डिसएडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स, अभी बोल रहा हूं डिसएडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू दी ह्यूमंस. अगर देखें तो यहां पे क्या हो सकता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं ना, माइक्रोब जो ग्रो कर रहे हैं, जिनको आप क्या करते हो, दवाइयों से ठीक कर सकते हो. इफ देयर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज द एबिलिटी टू ग्रो इन माय बॉडी और कैन कॉज मी हार्म, दैट माइक्रोब कैन बी किल्ड विद द हेल्प ऑफ द एंटीबायोटिक्स. ठीक है, तो अगर उस माइक्रोब के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन चला जाता है तो क्या होगा? वो माइक्रोब आपकी बॉडी में ग्रो करता ही जाएगा, क्योंकि उसके पास पावर आ गया, रेजिस्टेंस आ गया टुवर्ड्स व्हाट? द एंटीबायोटिक्स. तो मैं लिखूंगा transfer of antibiotic resistance and transfer of antibiotic resistance to इंटेस्टिनल माइक्रोब्स. ठीक है, अगर ये हो गया तो आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स खा लो, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होती जाएगी. गेटिंग द आइडिया? ठीक है, एलर्जी को भी अपन ले सकते हैं कि ह्यूमन कैन डेवलप एलर्जिक रिस्पॉन्स टू सर्टेन जीएम प्रोडक्ट्स. एलर्जिक रिस्पॉन्स कैन बी डेवलप्ड बाय ह्यूमन towards certain GM products. ठीक है, and one more is the economic concern. The GM products, because it involves a lot of technology, okay, lots of manpower. तो जो GM products हो गए, they are going to be costly. तो मैं लिखूंगा economic concern. ठीक है, तो इकोनॉमिक कंसर्न में क्या लिखे? द जीएम प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, GM products are costly. ठीक है, and causes economic imbalance.
ठीक है. So these are some of the effects or the disadvantage of the GM crops on the humans. So transfer of antibiotic resistance to the intestinal microbes. एलर्जी हो सकती है ह्यूमंस को. इकोनॉमिक कंसर्न ये रहेगा कि यार जो GM क्रॉप है या प्रोडक्ट्स है, दे आर गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली कंपैरेटिवली टू अ नॉर्मल प्रोडक्ट. So a normal individual is only able to so the normal individual is not going to able to take the benefits of a GM crop. Only the rich ones are going to take the benefit. The poor person would not be able to take the benefit because they are going to be very, very costly. In some of the cases, it has been documented that if a person uses a genetically modified crop, it leads to the formation of cancer in the human body. Some of the research suggests that there is formation of cancer due to the intake of genetically modified crops or organisms. ठीक है? So in today's lecture we have talked about different GM crops, different GM products. ठीक है? So make sure you go through the lecture properly, make the notes properly, और जब आपकी notes बन जाती है so आप मुझे WhatsApp कर देना. ठीक है? So I'll keep this much for the lecture. ठीक है? Thank you so much.